नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे 68वें गणतंत्र दिवस की। और इस मौके पर पूरी दुनिया ने हमारे देश के उद्यम को देखा। शक्ति और सामर्थ्य की हर तस्वीर ने महामहिम राष्ट्रपति को सलामी दी। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से भी आई, जिसमें केवल और केवल अंधेरा नजर आता है। और ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों की हम बात करने जा रहे हैं, वो गुर्बत में जरूर हैं, लेकिन साधारण लोग नहीं हैं। वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, लेकिन हाशिए पर पड़ी उन पंडो जनजाति के लोगों की हैसियत राजपथ की धूल के बराबर भी बचाकर नहीं छोड़ी गई। अगर प्रकृति ने उन्हें जंगल नहीं दिया होता तो कब का वो अपनी जिंदगी को हार चुके होते। और आज की खास पेशकश में हम राष्ट्रपति के उन्हीं दत्तक पुत्रों की बात करेंगे, बदहाली की तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये सवाल करेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार क्यों है। क्योंकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बने हुए उनको 1951 में ये तमगा मिला था। राजेंद्र प्रसाद वहां पर पहुंचे थे पंडो नगर में, लेकिन इतने सालों के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, तो आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पंडो जनजाति की। सूरजपुर में ये लोग जरूर रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में विकास का जो सूरज है वो नहीं उगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पहले आप उन तस्वीरों को देखिए, उनके गुर्बत जिंदगी को देखिए, उसके बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर जिस वक्त दुनिया अपने देश की ताकत को निहार रही थी, उस वक्त सूरजपुर के जंगलों में सिमटी निवाले को मोहताज पंडो जनजाति अपनी जिंदगी की रोशनी तलाश रही थी। एक तरफ आसमान से लेकर जमीन तक ताकत और समृद्धि की चकाचौंध, तो दूसरी तरफ जमीन और आसमान छोड़िए, जिंदगी भी उधार की लगती है। 68वें गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच हम आपको दिखा रहे हैं दिवालिया जिंदगी की तस्वीर, जो राष्ट्रपति की सरपरस्ती पाने के बाद भी दाने दाने को मोहताज है। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर में बसने वाली पंडो जनजाति की, जिनकी जिंदगी सिर्फ जंगल के भरोसे चलती है। ये तस्वीर सामने आई सूरजपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे बंडा भैंसा गांव से, जहां पंडो जनजाति के 350 परिवार रहते हैं। लगभग 1550 लोगों की ये आबादी राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहलाती है और इन्हें ये दर्जा साल 1951 में मिला था। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र तो जरूर बन गए पंडो जनजाति के लोग, लेकिन जैसी जिंदगी इनकी 50 के दशक में थी, वही ढर्रा 21वीं सदी में भी इनके लिए बरकरार है। यहाँ पर ना तो सरकारी योजनाएं पहुँचती हैं, ना ही बुनियादी सुविधाओं से आज तक इनका वास्ता हो पाया। इनके लिए तो बस जंगल में ही जिंदगी है और बस जंगल ही जिंदगी है। जंगल झाड़ जाते हैं, लकड़ी झुरी लाते हैं और कभी कभी मजदूरी भी करते हैं। दूर से लाते हैं, पानी तब पीते हैं। जंगल के झाड़ की रहिया हूँ, कंदा कुछ खनता हूँ, कोड़ता हूँ, खाता हूँ। घर में रहते हैं, जंगल जाते हैं, कुछ कंदा कुसा भी खाते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की किस्मत नहीं बदली। आज भी साफ पानी इनके हक का हिस्सा नहीं, आज भी भोजन का अधिकार इनकी पहुंच से बाहर है, और खाना पूर्ति के नाम पर इनके पास कुछ पहुंचा भी तो इनके काम का नहीं। स्वास्थ्य में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कमी से निपटने के लिए बहुत से रूरल इलाकों में अभी भी डॉक्टर्स नहीं है और झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कैसे आप इस पूरी समस्या का निदान करेंगे कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उन इलाकों में हो जहां डॉक्टर्स नहीं है, या आपके इलाके में डॉक्टर्स ज्यादा आए, आकर्षित कर पाए आप, और झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपको निजात मिले, कम से कम इलाज तो सही मिले? मैं डॉक्टर्स के मामले में, नियुक्ति के मामले में, पोस्टिंग के मामले में ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है। फैकल्टी की समस्या, अच्छी चीजों की समस्या। और आप 5 साल रुके साहबान लोग हमारे पास चल के आएंगे कि साहब हमको नौकरी दीजिए करके। राजनीतिक विवादों में पड़े बगैर उन गरीब आदिवासी और सबसे कठिन क्षेत्रों में हम वो काम कर रहे हैं। और सिर्फ रायपुर में नहीं, इस साल अंत तक जगदलपुर का भी सुपर हॉस्पिटलिटी का जो हॉस्पिटल है, जो पुलिस के अंडर में, वो बनना काम करना शुरू कर देगा। तो क्यों इसमें शहर ग्रामीण इधर उधर, हम कहीं से भी हो, जहां पर हमारे इंडेक्स स्वास्थ्य के कमजोर हैं, हम लाएंगे उनको। उसके लिए हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं। बिजली, सड़क और पानी तो इनके लिए अजूबे जैसा है। यकीन नहीं होता तो इनकी शिक्षा और जागरूकता की हालत देखकर अंदाजा लगा लीजिए। आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? जनी यहाँ आपको मालूम है आप कौन से जिले में रहती हैं? जिला तो नहीं सही पाते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप लोग कभी शहर जाते हैं? शहर तो नहीं जाते हैं। पंडो जनजाति के लोगों के राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल आजादी के बाद 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेलीकॉप्टर से देवनगर के पंडो नगर के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने जमीन पर बगैर कपड़ों के लोगों को देखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। हेलीकॉप्टर को पंडो नगर में लैंड करवाया गया और राष्ट्रपति वहां पर 2 दिन तक रुके। पंडो जनजाति की बदहाली को देखकर राजेंद्र प्रसाद काफी दुखी हुए और उन्होंने इस जनजाति को गोद लेने का फैसला लिया। तभी से पंडो जनजाति राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहलाने लगी। सरगुजा और सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति की जिंदगी गुर्बत में सनी हुई है, लेकिन अफसोस इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का तमगा लेकर ही घूमना पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर इन आदिवासियों को बुनियादी सुविधाओं की तंगी से कब मुक्ति मिलेगी और राजपथ पर मजबूत होते भारत के हिस्से का एक अदना सा हिस्सा भी इनके पास कब तक पहुंच पाएगा? जरा सोचिए, राजपथ पर महामहिम को देश की सर्वोच्च शक्ति की सलामी मिल रही है, लेकिन उन्हीं के दत्तक पुत्रों को पूछने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रायपुर से देवेश तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीर है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि 68वां गणतंत्र दिवस हम मना तो लेते हैं, लेकिन उस गणतंत्र के मायने क्या इस गुर्बत की जिंदगी में आप तलाश सकते हैं? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री कुमार मेनन जी, नेता कांग्रेस, गौरी शंकर श्रीवास, नेता बीजेपी, और कुणाल शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। श्रीवास साहब, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र होना ये गौरव का विषय इन लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन गौरव होने के बाद भी गुर्बत की जिंदगी क्या हो आपने देखी? कौन जिम्मेदार है सर? जी देखिए अवधेश जी, ये तस्वीरें मैंने देखी है और महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी के आने के बाद अगर इस प्रकार की स्थिति है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन पूरी तरह इस देश में जिन्होंने 60 साल से शासन किया और जिनके राष्ट्रपति यहाँ पे आए, उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सूरजपुर पहले सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता था, उसको छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसको अलग पृथक करके एक नया जिला का निर्माण किया 2011-12 में।
और हमारा उद्देश्य यही था कि पूरे जिले का विकास करना और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लक्ष्य पहुंचाना। आपके चैनल के माध्यम से भी तस्वीरों मैंने देखा कि वहां पे पेयजल की व्यवस्था थी, वहां पे सोलर के जरिए बिजली दी जा रही थी, लेकिन लगभग 5,000 परिवार वहां पे पंडो जनजाति के रूप में निवासरत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको बता दूं कि कमलपुर गांव जो है उसको पंडो नगर के आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग अभी वहां पे 32 करोड़ की राशि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए। आपको एक बहुत अच्छी बात मैं वहां के बारे में बताना चाहूंगा। एक ठुगु प्रथा चलती थी पंडो जनजातियों के बीच में, जिसमें बिना गरीबी के आलम में बिना विवाह किए लोग गुजर बसर शुरू कर देते थे और उनके जो बच्चे होते थे उनका विवाह नहीं होता था। वृद्ध अवस्था में ऐसे लोगों को विवाह करा जाता था। जब तक उनका विवाह नहीं होता था उनको समाज की स्वीकृति नहीं मिलती थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2015 में लगभग 1,000 पंडो जनजातियों का आदर्श विवाह कराया। 2016 में जाऊंगा तो 1,500 पंडो जनजाति का आदर्श विवाह कराया और इस साल लगभग 2,500 पंडो जनजाति का विवाह करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम किया, इसकी पूरी तारीफ है कि आपने उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अभी भी दूर हैं, जो कुछ सवाल खड़े करती हैं। श्री कुमार मेनन जी, सवाल देखिए सीधा है। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, गौरीशंकर श्रीवास जी की बातों को आप काट सकते हैं, लेकिन उनका सीधा सवाल था कि सत्ता में आप लोग थे तो आप लोगों ने क्या किया। आपके ही हालांकि राष्ट्रपति तो सबका होता है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी सीधा वास्ता था। देखिए अजय जी, पिछले 15 करीब 13 सालों से यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 13 साल जब छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ था, उस निर्माण का उद्देश्य यही था कि जो भोपाल राजधानी थी 1400 किलोमीटर, उसकी दूरी को कम करना और जो सुदूर अंचलों में, चाहे वो जशपुर का इलाका हो, चाहे सरगुजा का इलाका हो, चाहे बस्तर का इलाका हो, तमाम ऐसी जगह पर जहां विकास या शासन योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उनको पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर ये किया गया था। उस समय की आर्थिक स्थितियों के बारे में आप भी जानते हैं, हम जानते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि आज ऐसे दौर में जब अखबारों और चैनलों के अंदर में सरकार के विरुद्ध में खबरें नहीं छपती है, आपने 15-13 साल की जो सरकार है उस सरकार के विरुद्ध में जो स्टोरी बाहर निकाली है, ये अपने आप में शर्मनाक है इस सरकार के लिए और इस सरकार का आईना दिखाता है कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल के अंदर लेकिन ये तस्वीर केवल सरकार के लिए शर्मनाक कैसे हो सकती है? क्या आपके लिए नहीं है? ये हर सभ्य समाज के लिए शर्मनाक तस्वीर है। क्यों इससे पहल में देरी होती है? निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए ये शर्मनाक है और लेकिन जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में, वो उन क्षेत्रों उनकी जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में ये पैसे जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं, उन पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किन हाथों में वो पैसा जा रहा है, या आज जांच का विषय होना चाहिए। ठीक है। कुणाल शुक्ला जी, जो तस्वीर सामने आई है पंडो जनजाति की, बार बार तस्वीरें सामने आती हैं, ये भी एक तस्वीर है। हालांकि गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर कमी कहां रह गई कि सामाजिक स्तर पर या जमीनी स्तर पर वो विकास दिख नहीं रहा है जिस तरीके से करोड़ों रुपए के आंकड़े कागजों पर गढ़े जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा मानवता शर्मसार है। मैं स्वयं शर्मिंदा हूं स्टूडियो में बैठ के कि हमारा जो पंडो जाति का एक व्यक्ति है वो आज भी चीथड़ों में घूम रहा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी इस ठंड में नहीं है, तो लगा है परंतु उस नल में पानी नहीं आ रहा है। सोलर पैनल लगे हैं, तो सोलर पैनल से बिजली नहीं मिल रही है। 1600 की जो आबादी है उनकी सूरजपुर जो है उससे मात्र 15 किलोमीटर दूर यह रहते हैं। आज भी पंडो जाति का जो बच्चा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको इलाज नहीं मिलने के अभाव में वो मारा जाता है। तो ये देखिए बेहद दुखद स्थिति है, बेहद शर्मनाक स्थिति है। जो करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड आया वह भ्रष्टाचार के दावानल ने उसको निगल लिया, खा गया पैसा। जो फंड पहुंचना था उन पंडो जनजाति के लोगों तक वो पहुंचा नहीं। आपको बताना चाहूंगा, जो पंडो जो लोग हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं। तो जिन लोगों ने भगवान राम को ठगा, उन्होंने पांडवों के वंशजों को भी ठग लिया और भ्रष्टाचार इनका जो विकास है वह ले लिया। और आज पंडों की यह दुर्दशा हम देख रहे हैं और हम लोग इस बात पे शर्मिंदा होंगे कि 67 साल बाद भी उनको जो मिलना था विकास का, जो वो दिखना था, जो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके जो दत्तक पुत्र थे, उनकी जो वाकई मतलब शर्मनाक है, वो शर्मिंदा करने वाली है और इससे कोई भी नहीं बच सकता, ना तो भाजपा ना तो कांग्रेस। ठीक है। गौरीशंकर श्रीवास जी कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2002 में इनमें से कम 30 ऐसे लोग थे पंडो जनजाति के जिनको सरकारी नियुक्ति चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के रूप में दी थी कांग्रेस की सरकार ने। 2003 तक 1 साल तक उनको वेतन नहीं दिया, फ्री में उनको काम कराते रहे। 2006 में राज्य शासन ने उनको पुनः नौकरी में रखा
और लगभग 30 से 35 लोगों को नियमित किया गया है, उनको लगातार वेतन मिल रहा है। शासन ने पूरी पारदर्शिता दिखाई है और कहीं किसी ग्राम में देखिए वहां पे लगभग 550 ग्राम होते हैं सूरजपुर में और 392 पंचायत है। किसी ग्राम में अगर इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही, कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसको बिल्कुल पूरा किया जाएगा। लेकिन भाजपा की जो सरकार है इसने दृढ़ संकल्प लिया है, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लक्ष्य पहुंचाना, ये हमारा सबसे परम ध्येय है और इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं करेंगे। अगर किसी ग्राम में अगर कहीं भी चूक हो गई होगी थोड़ी थोड़ी, उसको बिल्कुल पूरा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, आपने तस्वीर देखी लोगों की, जो जुमला है वो फेंक दिया जाता है कि जी कुणाल जी बोलें। जी देखिए, सरकारें चल रही जुमले में, जुमला फेंक दिया जाता है कि इसने उन लोगों को नौकरी दे दी। आदर्श विवाह की बात हो रही, देखिए ट्राइबल्स का कुछ कल्चर है, आपने उससे छेड़छाड़ करी, परंतु हमको यह देखना होगा कि उसके पास उसको रोटी मिली कि नहीं, उसको खाने के लिए कपड़ा मिला कि नहीं, उसको साफ पानी मिला कि नहीं। आज क्यों आज पंडो जनजाति का जो बच्चा है डायरिया या पेचिश से मर रहा है। आज जो तस्वीरें आपका चैनल ही दिखा रहा है, आज चैनल ही आपका तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल हम पता करके बात कर रहे हैं। आज 35 लोगों से क्या हो जाएगा? 35 को नौकरी देके आपने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा जुमला फेंक दिया आपने? आज पंडो, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, बताइए ना करनी है। जो है पंडो जनजाति का बच्चा जो है पेचिश डायरिया से क्यों मर रहा है? पंडो जनजाति का जो व्यक्ति है क्यों चीफे कपड़े में, जनजाति का बच्चा है उसके लिए क्यों साफ पीने का पानी नहीं है? देखिए ये जो है सिर्फ जुमला और भ्रष्टाचार में जो है काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रही है। जिला न्यायालय से लेके जिला पंचायत भवन से लेके स्टेडियम और मोरन नदी में भी हेलीकॉप्टर का बड़ा निर्माण किया गया। तो यह ऐसा नहीं दिखती। आज हमको शर्मिंदा होना चाहिए कि राष्ट्रपति के दशक पुत्र 13 साल के जुमलेबाजी में आज स्थिति में रहते हैं वहाँ पे। ठीक है श्री कुमार मेनन जी, लेकिन जो तस्वीर आ रही, देखिए जिम्मेदारी से तो कोई नहीं बच सकता। अगर उस गांव के लोगों को, वहां की जो पंडो जनजाति के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि वो किस राज्य में रह रहे हैं, किस जिले में रह रहे हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा बुनियादी जो हक है वो नहीं पहुंच रहा है, बुनियादी चीजों की बातें वो नहीं पहुंच रही हैं। इसमें आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, मतलब आप लोग भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अवधेश जी, सुदूर अंचल के अंदर में जो ये स्थिति है वाकई में शर्मनाक है और जो नैतिक जिम्मेदारी हमारी है वो अपनी जगह है। लेकिन पिछले 13 सालों से जो सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करने की बात कर रही है, और जहां तक इससे दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है, सिर्फ आप वहां की बात कर रहे हैं, सरगुजा के तमाम जगह पे, जशपुर के तमाम जगहों पर, बस्तर के अंदर में हर जगह से 1500 से ज्यादा बच्चे डायरिया से मौत हो जाती है। आदिवासी अंचलों में 450-60 स्वास्थ्य केंद्रों में, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, और 17 आज NHRD की रिपोर्ट बताती है कि 17,000 बच्चियां यहां से पलायन करके चले गई है, जिनके विभिन्न गलत कामों में लोगों को उनको उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, ये लोग भले ही कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखता है। इनके प्रवक्ता किस भाषा का उपयोग करते हैं बच्चियों के लिए, आदिवासी बच्चोों के लिए, ये पिछले दिनों हम लोगों ने देख चुका है। आज तमाम जगह आज भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पुतले जलाए गए इन्हीं कारणों से। आज भी वो प्रवक्ता आज भी पद पे बैठे हुए हैं। आदिवासियों के मन में ना इनको स्नेह है, ना इनको किसी प्रकार से आदिवासियों के प्रति कोई लगाव है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो भी आवश्यकता होती उतना ये करते हैं। और जहां तक मैं फिर आरोप लगाता हूं, तमाम बस्तर, सरगुजा और अन्य जगहों पर आदिवासी अंचलों में जितने भी राशि खर्च की गई है उसकी जांच श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए कि ऐसे अरबों रुपए जो लगाए गए हैं। और आज नक्सलिज्म बढ़ने का कारण यही सब कारण है। आज इन्हीं कारणों से ही नक्सलाइट लोगों को मौका मिलता है और लोग आज मुख्य धारा में ना आकर ऐसे गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आज निश्चित सरकार कोशिश कर रही है कि बड़ा बजट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्या अब इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि कम से कम 69वां गणतंत्र आए तो गुर्बत खत्म हो? मैं बिल्कुल ये चीज होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोला अवधेश जी, सरकार अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दूं, इसके पहले सरगुजा का जो संभाग था नक्सल प्रभावित था। इस नक्सल प्रभावित पूरा खत्म करने का श्रेय जाता है वो छत्तीसगढ़ सरकार को जाता है। यहाँ पे पूरे नक्सली गतिविधियों का पूरा अंत कर दिया गया। ऐसा नहीं है, सरकार ने नक्सली गतिविधियों की बात कर रहे हैं,
गड़बड़ हो रहा है। सरगुजा संभाग में नक्सल समस्या का शांत किया भारतीय जनता पार्टी ने। गाय बैल दिया जाएगा, कितने भारतीय जनता पार्टी को बैल दिया गया, नक्सल समस्या से ग्रसित था। आदिवासियों को जो था मतलब तमाम चीजें हैं, कमियां हो रही है, फंड की कमी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो इसे पूरा करना होगा, क्योंकि अगर इसे पूरा नहीं करते तो आप किसी को कोई भी तमगा दे दीजिए, उससे उसकी जिंदगी बदलने नहीं जा रही है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। उम्मीद की जाती है कि इस पूरे अहम मसले पर आप लोग गंभीरता से सोचें, क्योंकि ये जो पंडो जनजाति है उनकी राहें जरूर निकलती हैं राष्ट्रपति भवन से, लेकिन उम्मीदों का आसमान बेहद काला है और उसमें जागना होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र तो हैं, लेकिन जिंदगी अभी तक इनकी पूरी तरीके से उधार बनी हुई है। आपकी आवाज में इतना है।